हेलो एवरीवन। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिया है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिए हैं। अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो लास्ट पार्ट है बहुत छोटा पार्ट है, मतलब आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले आपने किया उसी के बेस में अभी तक जो भी हम लोगों ने सम्स किए वो सब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन नहीं किया था, सिर्फ आधे पे छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि डेटा ही उतना था। अभी हम लोग जो सम देखेंगे वो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स पे होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, बाकी तो आपको कुछ मतलब चेंजेस नहीं करना है, जैसे लिखा था वैसे ही लिखना है। प्लांट के भी जैसे एडजस्टमेंट्स थे वैसे ही करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट देखेंगे और बैलेंस शीट देखेंगे, और ये पूरे वीडियो में हम लोग पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 35। ठीक है, मिसेस जादव कंस्ट्रक्शन अंडरटुक कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 करोड़ ऑन अगस्त 2012 द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 14। तो 1/8/12 से लेके आपका कब खत्म हो रहा है 31/3/14। ठीक है, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलमोस्ट 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम लोग को 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस इतना ही है कि कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लॉन्गर ईयर तक चलते हैं, या फिर आपको डेटा जो मिलता है वो पूरे ईयर का मिलता है। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तब तक का आपका डेटा मिलता है, तो आपको उस हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। बस इतना ही डिफरेंस है, और छोटा मोटा जो अकाउंटिंग का डिफरेंस होगा वो मैं सम करते समय दिखा दूंगा। ठीक है, सो पर्टिकुलर्स आपको दिए फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 13 और 31 मार्च 14। ठीक है, बाकी सब आपको दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, जब होंगे तो मैं बता दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 31 मार्च 13। ठीक है, पहले हम लोग को पहले 1 मार्च आएगा, 31 मार्च 13, फिर दूसरा ईयर जो आएगा वो 31 मार्च 14। ठीक है, जो अभी 31 मार्च 13 में वो हम लोग को करना है। सो इधर पर्टिकुलर्स आएगा, इधर आएगा अमाउंट, इधर भी पर्टिकुलर्स, और इधर आएगा अमाउंट। ठीक है, सो मटेरियल इशूड सेम करना है, कुछ चेंजेस नहीं है, जब आएंगे तो मैं बता दूंगा। टू मटेरियल इशूड 95,48,500। टू डायरेक्ट लेबर 31,37,800। टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 7,88,900। टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 15,85,400। टू सुपरविजन चार्जेस 3,45,600। फिर आएगा मटेरियल रिटर्न्स टू स्टोर्स, वो क्या आएगा, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स कितना आएगा 1,32,400। ठीक है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स हो गया। उसके बाद में आएगा बाय वर्क अनसर्टिफाइड, आपको दिया है तो आप लिखोगे बाय वर्क अनसर्टिफाइड। पहले वर्क इन प्रोग्रेस लिख दो यहाँ पे, बाय WIP वर्क इन प्रोग्रेस, फिर उसमें आप लिखोगे वर्क अनसर्टिफाइड। पहले सर्टिफाइड आता है फिर अनसर्टिफाइड आता है बाय, और इधर आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। सो वर्क अनसर्टिफाइड आपको कितना दिया हुआ है 5,23,200। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड आपको कितना दिया है 2 करोड़। ठीक है, मटेरियल एट साइट सेम आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा जैसे। मटेरियल एट साइट कितना आएगा 1,06,00,000। कैश रिसीव्ड वो अपना कोई लेना देना नहीं। टू आर्किटेक्ट फीस 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड मतलब 4% ऑफ 2 करोड़, राइट। तो 4% ऑफ 2 करोड़ कितना होता है 8 लाख। ठीक है,
बस इस सम में देख लेना 4% ऑफ 20 लाख दिया और 20 लाख नहीं 2 करोड़ है, ठीक है। उन लोगों ने प्रिंटिंग एक जीरो कम कर दिया है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया उनसे। द प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/8 फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज 8,84,25,000, ठीक है। अब देखो, अभी तक मैंने आपको बताया प्लांट का जो एंट्रीज होते हैं वो कब आएगा, जब अगर क्वेश्चन में दिया होगा प्लांट चार्ज एट द टाइम ऑफ कमीशन, राइट, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। अगर ये वर्ड्स आएंगे तो आप समझ लेना कि आपको प्लांट की एंट्रीज करनी है, राइट। अभी इतना याद रखना, इस सब में भी आपको प्लांट की एंट्रीज करनी है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट नहीं दिया है, क्वेश्चन क्या दिया, द प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/8/2012 फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट किया है। मतलब ये जो प्लांट खरीदा है सिर्फ स्पेसिफिकली किसके लिए खरीदा है, फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर ये कौन सा प्लांट हो गया हमारा, स्पेसिफिक प्लांट हो गया। मतलब सिर्फ इसी काम के लिए हम लोगों ने इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोगों ने प्लांट खरीदा, तो इसमें भी प्लांट की एंट्रीज आएगी, ठीक है। फर्स्ट सम में जब आप देखोगे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने मशीनरी परचेज की थी, ठीक है, लेकिन उसमें देखना आप अगर जाओगे वापस पीछे क्वेश्चन देखो, उसमें ऐसा नहीं लिखा है मशीनरी परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा है मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री डाली है, लेकिन इस सब में डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं आएगी, इस सब में क्या आएगा, प्लांट की एंट्रीज आएगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको क्वेश्चन समझ चाहिए, देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर प्लांट लिया है तो प्लांट की एंट्रीज करो, नहीं लिया है तो डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करो, ठीक है। सो प्लांट क्या है, 2 प्लांट 84,25,000, ठीक है, तो 84,25,000, ठीक है। एंड द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 4,25,000। तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी आएगी, 4,25,000। इट इज़ रियलाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इस पॉइंट का मतलब हम लोग जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे अगले साल का तब समझेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया, इसके बाद में बचा गया बस अभी हम लोग क्या निकालना है, बाय प्लांट एट साइट, ठीक है, क्लोजिंग प्लांट निकालना पड़ेगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो इधर ही एंट्रीज कर लो, ठीक है, प्लांट एट साइट, ठीक है, ये वर्किंग नोट है, ओके। कितने में खरीदा हम लोग ने, 84,25,000, ठीक है। लेस क्या करोगे इसमें से आप, डेप्रिसिएशन, राइट। अब डेप्रिसिएशन कितने महीने का है, पहली बात तो देखो 84,25,000 ये कॉस्ट है, माइनस आपका स्क्रैप वैल्यू कितना है, 4,25,000, ओके, डिवाइड बाय कितने महीने के लिए आप यूज़ करने वाले हो, क्योंकि इसमें साल मत गिनना, महीने गिनना, क्योंकि आप कब से स्टार्ट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, 1 अगस्त 12 से लेके 1 अगस्त 12 से लेके 31/3/14 तक, ठीक है। तो ये गिनो कितने महीने होते हैं, 1 अगस्त से 31/3/13 तक आपका कितना महीना होगा, 8 महीना होगा, राइट। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हुए, और इसके 12 महीने, तो टोटल कितना महीना काम करने वाला है ये प्लांट, 20 मंथ्स। क्यों आप 20 मंथ्स क्यों ले रहे हो, 2 ईयर्स क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है इट रियलाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो ये कब रियलाइज होगा, मतलब कब खत्म होगा इसकी वैल्यू, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है हमारा, 31/3/14 तक, ठीक है। और हमने परचेस कब किया, 1/8/12। तो इतना टोटल कितने महीने काम करेगा ये प्लांट, 20 मंथ, ठीक है। इसलिए स्पेसिफिक प्लांट है, सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो 20 महीने का आपको ये प्लांट चलेगा, और टोटल अभी तक ये साल कितने हुए, मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। ये हम लोग का जो नॉर्मल मेथड करते हैं वही है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, $84,25,000 माइनस 4,25,000 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 8, आपको कितना आएगा, 32 लाख आपको डेप्रिसिएशन आएगा। अभी इसको माइनस करो, 84,25,000, तो आपको आएगा 52,25,000। ये क्या हो गया आपका प्लांट एट साइट, ठीक है। मतलब
इसकी वैल्यू 31/3/13 को क्या है, प्लांट की वैल्यू 31 मार्च को कितनी वैल्यू है, 52,25,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे 52,25,000, ठीक है। अभी प्रॉफिट निकालो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे, ओके। तो आप इसको टैली करो, टैली करोगे तो आंसर आएगा 2,59,81,200, ठीक है, 2,59,81,200, ओके। और इधर आपका नोशनल प्रॉफिट क्या आएगा, 13,50,000, ओके। अभी क्या है, नोशनल प्रॉफिट को आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो करना है, और कितना आपका रिजर्व में जाएगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। 13,00,000 आपका 50,000, ठीक है। फिर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 2 रिजर्व्स, ओके। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 2 रिजर्व्स। अभी आप कैलकुलेट करो कैसे जाएगा वो, इधर ही कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। पहले आप क्या निकालोगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालोगे, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो 2 करोड़ डिवाइड बाय 5 करोड़ इंटू 100 इज इक्वल टू आपको कितना परसेंट आएगा, ये परसेंटेज निकालो इसका, 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, 40% आ रहा है, ठीक है। तो अगर 40% आ रहा है तो आप कितना प्रॉफिट डालोगे, नोशनल प्रॉफिट में से पीएनएल में 1/3, तो आपको वो रेंज याद रखनी पड़ेगी 25 to 50 वाली, ठीक है। समझ में आ गया, तो 25 to 50 के रेंज में ये, तो 1/3 ऑफ प्रॉफिट आपका जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट कितना है, 13,50,000 इंटू कैश रिसीव्ड आपका कितना है, कैश रिसीव्ड आपको दिया है 1.8 करोड़ डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है, 2 करोड़, ठीक है। तो आप जब कैलकुलेट करोगे इसको तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा 4,05,000, ठीक है। और आपका रिजर्व आएगा 9,45,000। समझ में आ गया। तो 1/3 इंटू 13,50,000 इंटू 1.8 करोड़ डिवाइड बाई 2 करोड़, तो आपको आएगा 4,05,000 जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और बाकी जो आपका रिजर्व में जाएगा, ठीक है। अगर ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता, ठीक है, तो आप इतना ही कर लेते और ख़त्म हो जाता, राइट। लेकिन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्या हो रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तभी इतना याद रखना, जब आप कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट करो तो जो अभी आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। इतना समझ में, ये तो नॉर्मल अकाउंटिंग है कि अगर जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एक तो ये वर्किंग प्रोग्रेस, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि क्लोजिंग स्टॉक है, एक ये क्लोजिंग है, एक ये क्लोजिंग है, राइट। और एक कौन सा क्लोजिंग है, टू रिजर्व अकाउंट, ये भी आप इधर लिखते हो टू WIP रिजर्व, तो ये भी क्या है, क्लोजिंग है। तो जो भी क्लोजिंग हो अगले साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो अभी इस सम में हम लोग सीखेंगे। बाकी इतना तो आपको आता ही है, इतना तो आप पिछले 5 सम में कर रहे जा रहे हो, ठीक है। अभी जो होगा वो नया होगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना इसके बाद। अभी क्या करोगे, सेकेंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग आपको क्या करना है, जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको आपको ओपनिंग स्टॉक में करना है, ठीक है। तो 2 WIP पहले क्या आएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड कितना था आपका, 2 करोड़, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है, वो कितना आपका 5,23,200, ओके। उसके बाद में क्या था आपका, मटेरियल जो साइट पे था वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। तो 2 मटेरियल एट साइट कितना था आपका 1,06,000, और 2 प्लांट एट साइट, जो प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू थी वो यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगा 52,25,000, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और जो अपना रिजर्व्स था वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट, बाय रिजर्व्स ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना आएगा,
45,000। बस इतना ही चेंजेस है, और अभी जो एक और एंट्री आएगी वो चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना करने के बाद में नॉर्मल जैसे पिछले सम में कर रहे थे वैसे ही करो, ठीक है। अभी 31 मार्च 13 का बॉक्स देखो, टू मटेरियल इशूड, ठीक है, कितना है 1,17,65,000। उसके बाद में है टू डायरेक्ट लेबर 45,40,000। टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना है 28,13,000। फिर क्या है टू एडमिन ओवरहेड्स, वो कितना है 31,42,000। फिर क्या है टू सुपरविजन चार्जेस 8,05,500, ठीक है। फिर मटेरियल रिटर्न एट स्टोर्स बाय मटेरियल रिटर्न एट स्टोर्स, ठीक है, कितना है 2,44,30,300, ठीक है। वर्क अनसर्टिफाइड आपका कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा इस साल में तो कौन सा वर्क अनसर्टिफाइड होगा, राइट। जब कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूस रहता है, ठीक है, तब वहां पे जाके आपको वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड और वैल्यूअर की जरूरत पड़ती है। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो आपको कुछ वर्क अनसर्टिफाइड बचता ही नहीं है, राइट। तो इस सब में 31 मार्च 14 के टाइम पे वर्क अनसर्टिफाइड कुछ नहीं है, ठीक है। फिर वर्क सर्टिफाइड जो है आपका 5 करोड़, लेकिन इतना याद रखना क्योंकि ये सम खत्म हो गया, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो यहाँ पे जब अगर नॉर्मल इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हैं 5 करोड़, ठीक है, जो वैल्यू दी है आपको, अमाउंट दिया है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, तो इतना याद रखना कि ये वर्क सर्टिफाइड नहीं आएगा, इधर आएगा बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्टी को ड्यू कर दोगे कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, अब तुझे पैसा देना बाकी है। तो कितना कॉन्ट्रैक्टी आपको पैसा देगा, जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उतना पैसा देगा, राइट। तो ये कभी भी देखना, इधर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का ही वैल्यू आएगा। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में जो लास्ट ईयर होगा उसमें कॉन्ट्रैक्टी के सामने वो कौन सा वैल्यू आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का ही वैल्यू आएगा, ठीक है। मटेरियल एट साइड भी नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो पूरा मटेरियल भी यूज हो गया है, ठीक है। कैश रिसीव्ड जो भी है, और टू आर्किटेक्ट फीस, ठीक है, कितना है 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, पिछले साल आपका वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ था, 2 करोड़ हुआ था। इस साल आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 5 करोड़। उसमें से पिछले साल का 2 करोड़ तो हो गया, ठीक है। तो इस साल आपका वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, 3 करोड़, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कैसे आएगा, 5 - 2 3 करोड़, तो 4% ऑफ कितना आएगा, 3 करोड़। तो 4% ऑफ 3 करोड़ आपका कितना होता है, इधर भी 30 लाख लिखा हुआ है, वो भी गलत है। 4% ऑफ 3 करोड़ इज 12 लाख, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 4% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और एक्चुअल में वर्क सर्टिफाइड कितना है 3 करोड़, क्योंकि पिछले साल का वर्क सर्टिफाइड आपका कितना है 2 करोड़। 2 करोड़ 5 करोड़ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसमें से अगर आपका 2 करोड़ चले गया तो कितना बचता है 3 करोड़। तो आपको 4% ऑफ कितना लेना है 3 करोड़, 5 करोड़ नहीं लेना है, ठीक है। 5 करोड़ तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वर्क सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है। 4% ऑफ 3 करोड़ इज इक्वल टू 12 लाख, ये इंपॉर्टेंट था इस सब में, ठीक है। अभी आपको प्लांट की एंट्री करनी है और बाकी तो आपको खत्म हो गया है सब। तो अभी हम लोगों ने पूरा सम कर दिया, अभी सिर्फ एक बच गया है प्लांट का एंट्रीज, बाकी तो खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो इस सम में आपका प्लांट का वैल्यू क्या है लास्ट ईयर में 52,25,000, ओके। अभी देखो आपके लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है कि इट रियलाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, मतलब आपका जो प्लांट है वो कितने में रियलाइज हुआ, स्क्रैप वैल्यू में। तो आपका रियलाइज प्राइस कितना है 4,25,000। तो आपने ये क्या कर दिया, प्लांट बेच दिया लास्ट
जब आपका प्लांट क्या बोलते हैं आपने बेच दिया, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो आपने प्लांट बेच दिया, ठीक है। तो आपका 4,25,000 इनकम हो गया। तो आप इनकम इस साइड लिखते हो, ठीक है। इतना ही था, उसके बाद में कुछ नहीं था। अभी इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 100% ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड। और अगर 100% वर्क कंप्लीट हो गया तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो कितना आएगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 15 लाख रुपीज़ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और ये आपका इधर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ख़त्म, ठीक है। तो देखो इस सब में इतना याद रखना, जब आप कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स करो तो लास्ट ईयर में हर साल, अगर समझो ये 2 साल का था, अगर 3 साल का होता तो हर साल आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद में अगर लास्ट ईयर होगा तो लास्ट ईयर में आपका वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं आएगा, डायरेक्टली आप क्या कॉन्ट्रैक्टी को ड्यू कर दोगे, ठीक है। बता दोगे कि भाई मेरा काम तो हो गया, अभी तो उससे मुझे कितना पैसा लेना है, 5 करोड़ रुपया लेना है, ठीक है। और लास्ट ईयर में अगर आपको ऐसा प्लांट की एंट्रीज दी हो, रियलाइज हो गया हो तो वो लिखना, अदरवाइज तो ज़रूरी नहीं है हर सम में आए, हर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में आए, बट जिस सम में आए उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट एंट्री यहाँ पर भी है कि वर्क सर्टिफाइड अगर दिया हो तो लास्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड आपको पिछले साल से माइनस करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वर्क सर्टिफाइड देखोगे इस सम में तो वो किस फिगर में, क्यूमुलेटिव में। क्यूमुलेटिव मतलब सब कुछ ऐड करके, हर साल का ऐड करके, तो आपको इस साल का निकालना पड़ेगा माइनस करके, ठीक है। समझ में आ गया। अगर क्यूमुलेटिव फिगर नहीं होती तो इस साल 3 करोड़ रुपया लिखा होता, 5 करोड़ नहीं लिखा हुआ होता, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको इतना छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा सम खत्म हो जाता है। जब आप कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स करो तो इतना याद रखना, अगर मल्टीपल ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट हो तो इतना याद रखना, हर साल आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है, लिखना है। और लास्ट ईयर में आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखना है, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड नहीं लिखना है, ठीक है। और बाकी सब तो आपको पॉइंट्स नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 41 करेंगे, ठीक है। उसमें 4 साल का कंप्लीशन हो रहा है, मतलब 4 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बना रहे 4 साल का, उसमें कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट है वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उसको कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट हमें बनाना है सम नंबर 41 पे, ठीक है। तो कंपनी टुक अप अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 10 करोड़, ठीक है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 10 करोड़। एज पर द एग्रीमेंट इट विल रिसीव 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड ईच ईयर, ठीक है। तो हर साल कितना पैसा देगा कॉन्ट्रैक्टी, 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो कमेंट्स एज फॉलोज, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड आपका 2010-11 को कितना है, 20 करोड़, ठीक है। तो इधर लिख देता हूँ 2010-11 को आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है, 20 करोड़। ये क्यूमुलेटिव फिगर है, ठीक है। उसके बाद में 20 लाख, 20 लाख है। उसके बाद में 11-12 में आपका कितना है, 2 करोड़, ये क्यूमुलेटिव फिगर है। फिर 5 करोड़ और उसके बाद में 10 करोड़, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्टी कौन है, जो पैसा दे रहा है, ठीक है। तो हर साल कौन सी एंट्री आएगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टी में जो वो पैसा देगा उसकी एंट्री आएगी, ठीक है। तो 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड वो हर साल देगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2010-11 में क्या करेगा वो, 31 मार्च 11 को वो क्या देगा, कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा देगा, 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो अभी 2010-11 का आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है, 20 लाख, ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट 20 लाख इंटू 75%, ठीक है। तो 20 लाख का 75% कितना होता है आपका, 15 लाख, ठीक है। बस इतना ही एंट्री आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग, ठीक है। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 15 लाख। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में आप क्या बताते हो कि हर साल मैं कितना पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट ईयर में जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मुझे बैलेंस कितना बाकी देना है वही आप लिखते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में उसने कितना रुपया दिया, 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। 75% कितना, वर्क सर्टिफाइड कितना है, 20 लाख, उसका 75% कितना हुआ, 15 लाख। तो उतना ही एंट्री लिखना है, ओके। नेक्स्ट ईयर क्या है आपका, 2011-12 कितना वर्क सर्टिफाइड वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 31,312, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट
ओके, अब देखो क्यूमुलेटिव फिगर मतलब क्या बोला था पिछले सम में कि आपको वर्क सर्टिफाइड उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये टोटल है 20, इस 2 करोड़ में 20 लाख भी आता है, ठीक है। तो आपको क्यूमुलेटिव हटाना पड़ेगा, तो 2 करोड़ माइनस 2 लाख इंटू 75%, ठीक है। तो 2 करोड़ माइनस 2 लाख करोगे तो इस साल का वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा, वो कितना आपका, सॉरी 2 करोड़ माइनस 20 लाख, ठीक है। तो इस साल में कितना वर्क सर्टिफाइड आएगा, 1 करोड़ 80 लाख। तो 1 करोड़ 80 लाख का 75% करोगे तो आपको आएगा 1 करोड़ 35 लाख, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करना भूल गया मैं, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। ये बैलेंस यहाँ पे आएगा, तो ये कितना होगा, 15 लाख, ओके। तो टोटल कितना अभी 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी तक। उसके बाद में ये आपका क्या हो जाएगा अगले साल 31/3, ये ओपनिंग हो जाएगा, सॉरी ये 1/4 को आएगा, ओके। ये 1/4/13 को आएगा, इधर भी 1/4/12 को आएगा, ओके। ये 1/4/11 आएगा, ठीक है। इधर आपके यहाँ पे 12 दे दिया है गलती से, 1/4/11 आएगा। ये 1/4/11 है, 31/3/12, ठीक है। ये पहले आएगा फिर ये दूसरा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोजिंग होगी, ये ओपनिंग होगा 1/4/13 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है। समझ में आ गया। अभी इस साल वो कितना पैसा दे रहा है, 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। 2012-13, तो 31 मार्च 13 को आपका कितना आएगा, 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी देखो 30, ये क्या बोलते हैं 12-13 का आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है 5 करोड़, ठीक है। 5 करोड़ में 2 करोड़ आपका जो क्यूमुलेटिव फिगर है वो एडेड है, तो इसमें से 2 करोड़ माइनस करो इंटू 75%, तो 3 करोड़ का 75% आपका कितना आएगा 2 करोड़ 25 लाख, 2 करोड़ 25 लाख, ठीक है। इसको टोटल मारो और ये आपका क्या हो जाएगा इस साल का क्लोजिंग। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा आपका बैलेंस 3 करोड़ 75 लाख, ये आपका बैलेंस आएगा, ठीक है। और यही चीज़ आप इधर डालोगे 1/4/13 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आएगा 3 करोड़ 75 लाख, ठीक है। समझ में आ गया। इतना तक आपका हो गया। और लास्ट ईयर आपका क्या है 2013-14, ये आपका क्या है लास्ट ईयर है कॉन्ट्रैक्ट का, ओके। इतना हो गया। उसके बाद में आपको लॉजिक लगाना ही नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर है आपका 31 मार्च 14 को आप क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर को कितना प्राइस दोगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा दोगे आप, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ आप कॉन्ट्रैक्टर को दोगे। लास्ट में हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट बनाया था उसमें मैंने एंट्री बताई थी, क्या थी, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। और ये प्राइस कौन सा था आपका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, जो वैल्यू थी यहाँ पे जो अमाउंट डेबिट क्रेडिट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में क्या होगा डेबिट होगा, तो लास्ट ईयर में आपका कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में डेबिट हो गया और ये लास्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपका क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी लॉजिक समझ रहा है, अभी कनेक्शन समझ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में डेबिट में क्या आएगा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट में क्या आएगा बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ठीक है, लास्ट ईयर में। तो 10 करोड़ रुपया टोटल देना है, उसमें से अभी तक कितना दे दिया है 3 करोड़ 75 लाख। तो बाय बैंक अकाउंट जो बैलेंस बचता है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, वो कितना है 6 करोड़ 25 लाख, ठीक है। टोटल आपका 10 करोड़ होना चाहिए, इधर भी आपका टैली 10 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो इतने तक आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। 75% ऑफ 75%, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है कि टोटल मुझे कितना देना है 10 करोड़, उसमें से मैंने कितना दिया 3 करोड़, तो जो लास्ट में बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे आएगा, मतलब वो बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस आएगा, वो आप निकाल दो, ठीक है। तो इतना ही है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। हर साल आप कॉन्ट्रैक्टी
कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा, ठीक है। वो कंडीशन दी होगी, इस सब में क्या था 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो आप वर्क सर्टिफाइड का 75% हर साल देते थे, ठीक है। यही आपका क्लोजिंग हो जाता था उस साल। फिर आप ये ब्रॉड फॉरवर्ड करते थे, फिर हर साल इसी तरह से आप कंटिन्यू करके लास्ट ईयर में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितना दिया है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको देखना है कि कितना देना बाकी है। तो आपको 10 करोड़ टोटल देना है, उसमें से आपने कितना दिया 3 करोड़ 75, उसमें बाकी कितना बच गया 6 करोड़ 25 लाख, वो आपका क्या आ जाएगा क्लोजिंग, वो की है बैंक अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतने ही कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में हम लोग एक सम देखेंगे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ होगा। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 44 करते हैं, ठीक है। उसमें आएगा बैलेंस शीट, ठीक है। वो बैलेंस शीट मैं सिखाने के बाद में एक सम करूँगा जहाँ पे तीनों हम लोग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो इस सम में हमको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। बैलेंस शीट फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ पी फॉर द ईयर, कॉन्ट्रैक्ट पी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14, ठीक है। ओके, और देखो ये आता है आपका लाइबिलिटी साइड, ये होता है एसेट साइड, ठीक है। आपको तो इतना नॉर्मल बैलेंस शीट आती होगी, ठीक है। टी फॉर्मेट बनाना है हम लोग को, कंपनी फॉर्मेट में नहीं बनाना है, ओके। तो देखो बैलेंस शीट में क्या आएगा, जो इस साल का क्लोजिंग है वही आएगा, ठीक है। तो अभी इस साल का क्लोजिंग क्या हो गया, मटेरियल इशूड आपका ये एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ये P&L में चले गया, ओके। सेकंड आपका क्या है, मटेरियल एट साइड, ठीक है। मटेरियल एट साइड क्या हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर भी आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा यहाँ पे बाय नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मटेरियल एट साइट, ये कितना आपका 50,000, ठीक है। तो इतना ही करना है, जो क्लोजिंग होगा वो यहाँ पे लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। प्लांट इशूड, आपका प्लांट इशूड से कोई लेना देना नहीं, वो आपका क्या हो जाता है डेबिट में आ जाता है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है 90,000, ठीक है। वो भी आपका एक्सपेंस हो जाता है, बट उसका क्लोजिंग आपको निकालना पड़ेगा। प्लांट एट साइट, ठीक है। 4,50,000 का आपका प्लांट था, ठीक है। उसमें से आपने डेप्रिशिएट कितना किया 90,000, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अभी कितनी बच गई है 3,60,000, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, वर्क सर्टिफाइड आपको निकालना है। वर्क अनसर्टिफाइड दिया है, वो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय नहीं आएगा, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस है, इधर कुछ ज़रूरत नहीं वो सबकी। वर्क अनसर्टिफाइड वो कितना दिया आपको 30,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका रिजर्व्स, ठीक है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो तो रिजर्व कौन सी साइड लिखते हो, डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हो, तो वो रिजर्व जब आपका बैलेंस शीट में आएगा वो क्या हो जाएगा लाइबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रिजर्व्स, और ऑफ कोर्स रिजर्व्स आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो 1,40,000 ये नॉर्मल अकाउंटिंग है, ठीक है। रिजर्व्स आपका लाइबिलिटी साइड में आता है तो इधर ही आएगा। कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो अभी आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से आपको कितना कैश रिसीव हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैश रिसीव्ड कितना हुआ 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो कि है 14,40,000, ठीक। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्रेडिट में क्यों होता है, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाए थे, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या लिखा था बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। हर साल आप बैंक अकाउंट क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्रेडिट करते थे, ठीक है। तो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टी किस साइड में आ रहा है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो वो किस लिए आ रहा है लाइबिलिटी में आ रहा है, ठीक है। इसलिए वो लाइबिलिटी आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, वो किस में आएगी 16,000, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट वेजेस पेड उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस आपका क्या बच गया वर्क सर्टिफाइड बच गया, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड क्या है, पहली बात तो कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड आपका क्या है कैश रिसीव्ड, ओके। तो कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू 80%, वो कितना है आपका कैश रिसीव्ड 14,40,000,
ओके 14,40,000 अगर आपका 80% है, और मैंने आपको बताया था कि वर्क सर्टिफाइड हमेशा कितना परसेंट होगा, 100 होगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 18 लाख, ठीक है। तो 18 लाख आपका क्या आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये इसी तरह से आपको बैलेंस शीट बनानी है और कुछ आपको चेंजेस नहीं करने। इस सम में आपको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक में ये दो चीज़ आपको माइनस करके दी है, ठीक है। इससे आपको माइनस करके लिखिए, अगर आप उसको लायबिलिटी में लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनता, ठीक है। रिजर्व लायबिलिटी में क्यों आ रही है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्यों लायबिलिटी में आ रहा है, एक तो हम लोग ने अभी जर्नल एंट्री देखी क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। दूसरा लॉजिक ये समझो, ठीक है, कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये पैसा हम लोग को अभी दे रहा है, ठीक है। तो अगर काम खत्म होने से पहले दे रहा है तो वो पहले ही पैसा दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये हम लोग को पहले ही पैसा दे रहा है। अगर काम खत्म हो जाए तो हम लोग वो सेल मान के यहाँ पे कैश रिसीव लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको पहले ही से पैसा मिल रहा है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे। जब काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ को कैंसिल करके हम यहाँ पे कैश रिसीव लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो दो लॉजिक है, एक तो हम लोग का जो नॉर्मल जर्नल एंट्री का लॉजिक है वो, और दूसरा अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, अगर काम खत्म नहीं हुआ उसके पहले पैसा मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। और जब पूरी काम खत्म हो जाएगा तो इसको हम लोग सेल की तरह ट्रीट करके जो पैसा मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वो हम लोग कैश रिसीव कर देंगे, ठीक है। और लास्ट के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो तो आपको नॉर्मली आता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देख लिया और बैलेंस शीट देख ली। अभी एक सम करते हैं जहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट एक सम करेंगे जहाँ पे हम लोग पूरा देखेंगे, वो इलस्ट्रेशन नंबर 43, ठीक है। इस सम में हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिव भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दिया है परफेक्ट कंपनी लिमिटेड, अंडरटेकन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 45 लाख, रिटेंशन है 20%, ठीक है। Until 1 year after the certified completion of contract, the following are the ठीक है। तो आपको पहले आपको क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 14, ठीक है। ये नॉर्मल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करो, टू मटेरियल टू लेबर ऑन साइट, कितना है, 11,55,000। टू मटेरियल सेंड टू साइट वो कितना आएगा, 12,30,000। फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने कर लिया है तो इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। फिर टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स, ठीक है। तो स्टोर से हम लोग को मिल रहा है मटेरियल कितना है, 2,35,500। उसके बाद में टू प्लांट हायर, ओके, कितना है, 34,800। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आपके, 63,000, ठीक है। जनरल ओवरहेड्स अलोकेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है 1,18,200, तो टू जनरल ओवरहेड्स। फिर क्या है, मटेरियल एट साइट, तो मटेरियल एट साइट कितना है आपका, 22,800। अब ये मटेरियल एट साइड आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से लिख देना, अभी मेरे पास जगह नहीं है तो अब तीनों बना देना, ठीक है। मटेरियल एट साइड यहाँ पे आएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, वेजेस अक्रूड, तो टू वेजेस अक्रू हो चुके हैं बट आपने पे नहीं किए, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये आपका लाइबिलिटी में आएगा क्योंकि अभी तक अक्रू हो चुके हैं, पे नहीं किया है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड, तो इधर भी सेम आएगा, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड कितना आएगा, 5,100, ओके। सेम देखो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो मतलब पे समझ लिया, ठीक है। बट ये अक्रू हो चुका है, मतलब अभी तक पे नहीं किया तो ये लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। फिर वर्क नॉट येट सर्टिफाइड एट कॉस्ट, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, 43,500। और वर्क वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है, 39 लाख। वर्क सर्टिफाइड इज 39 लाख।
और कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट वो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टी में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना हो गया। उसके बाद में हमको ख़त्म करना है। इधर नोशनल प्रॉफिट आएगा, टू नोशनल प्रॉफिट, ये इसको टैली करो। ठीक है, कितना आएगा, 10,95,900। ओके, यहाँ पे आएगा 10,95,900। ओके, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू रिजर्व्स। अब कितना जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड कितना आपका 39 लाख है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना आपका 45 लाख। ठीक है, ये कितना टोटल होता है 80%। ओके, उसके बाद में ये 80 है, मतलब किस में आएगा, ये 50 to 90 में आएगा, मतलब 2/3। तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। 2/3 ऑफ 10,95,900 इनटू कैश रिसीव्ड कितना है 31,20,000 डिवाइड बाय 39 लाख। आप ये जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 5,84,480। ठीक है, ये 39 डिवाइड बाय 45 करोगे, 39 डिवाइड बाय 40 करोगे तो आपको इधर आएगा 87%। ठीक है, तो 5,84,480 आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बाकी जो जाएगा वो आपका किस में जाएगा, 5,11,420 आपका रिजर्व्स में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैं इस साइड मिटा देता हूँ। ठीक है, वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे उस साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आप बनाओगे, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट फॉर 31 मार्च 14। ठीक है, तो 31 मार्च 14 तो आप कितना पैसा दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्टी कितना पैसा दे रहा है बाय बैंक अकाउंट, कितना पैसा दिया उसने 31,20,000। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे 31 मार्च 14 टू बैलेंस कैरिड डाउन 31,20,000। ठीक है, इतना ही करना है आपको। उसके बाद में हमको क्या करना है, बैलेंस शीट फॉर द ईयर 31 मार्च 14। ठीक है, पहले क्या आएगा आपका मटेरियल एट साइट। ओके, मटेरियल एट साइड कितना आपका 22,800। फिर आपका आएगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड आपका 39 लाख और ये आपका है 43,500। ओके, इधर आएगा आपका रिजर्व्स, 2 नहीं आएगा, रिजर्व्स कितने आपके 5,11,420। ठीक है, और जो हम लोग कैश मिला वो हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे। जब हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग उसको एसेट साइड में डालेंगे। अभी जो पैसा मिला वो सब हमारा क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, ओके, और उसके बाद में अक्रूड वेजेस, अक्रूड वेजेस कितना है आपका 28,800 और अक्रूड एक्सपेंसेस आपका है 5,100। और लास्ट में क्या आएगा, जो प्रॉफिट हुआ है वो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना होगा 5,84,480। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप ये करना, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना, फिर रिजर्व्स लिखना, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टी, फिर अक्रूड, फिर अक्रूड। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा पहले आता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखो 5,84,480। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हम लोग ने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देखा था उसमें प्रॉफिट का कुछ मेंशन नहीं था, तो हम लोग ने इसलिए हम लोग ने उस सम में प्रॉफिट नहीं लिखा था। बट इस सम में हम लोग प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट हम लोग ने निकाला है, तो वो प्रॉफिट हमेशा ऑब्वियसली बात है वो बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस शीट बनाने का कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो कुछ चेंजेस नहीं है, 6-7 सम से हम लोग वही कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट हम लोगों ने एक सम में देखा, हर साल आपको कॉन्ट्रैक्टी पैसा देगा तो उसका क्रेडिट करो। ठीक है, और लास्ट ईयर में आपको इतना ध्यान रखना है जितना टोटल देना है, ठीक है, उसमें से आपको बैलेंस निकालना है। ठीक है, और बैलेंस शीट तो हम लोग ने एक सम में देख लिया। सेकंड सम में जो भी
क्या बोलते हैं आपका क्लोजिंग आएगा वो यहाँ पे लिखना है, और जो भी आपका लाइबिलिटीज़ होगा वो यहाँ पे लिखना है। बस इतना याद रखना। कॉन्ट्रैक्ट को क्यों क्रेडिट करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग इसको लाइबिलिटी मानेंगे, और जब लास्ट ईयर में जब काम खत्म हो जाएगा तो उसको हम लोग एसेट साइड से क्या बोलते हैं कैश रिसीव करके लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म होता है। तो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है, इसमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट मैंने नहीं करवाया, एक तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स का और एक मल्टीपल ईयर्स का, मतलब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स का। दो कॉन्सेप्ट नहीं कराया। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट तो ईजी है क्योंकि सेम मल्टीपल ईयर्स जैसे होता है वैसे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसका आपको अकाउंटिंग करना पड़ता है। बस एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको क्या बोलते हैं, में आपको एस्टिमेट करना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगले साल में कितना पैसा होगा। ठीक है, ये अगर कॉलेज में सिखाया तो मैं आपको करवाऊंगा, अगर नहीं सिखाया तो फिर ऑफकोर्स सी बात है एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, और अगर एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा तो मेरे को सिखाने की कोई मतलब बनता भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अगर एग्ज़ाम में एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आता है तो मैं ऑफकोर्स सिखाऊंगा, अगर नहीं आता है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉस्टिंग का वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इधर तक देख लिया तो लाइक करना भूलना मत, और फिर शेयर करिए अपने दोस्तों से। सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।